इसको मोबिलिटी का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए मोबिलिटी, मैंने बताया कि मोबिलिटी के लिए फार्मूला होता है टी की पावर -m। तो इसको मतलब मोबिलिटी लिख सकता हूँ मैं 1 का टी की पावर m। m की वैल्यू होती है, m की वैल्यू को आप कांस्टेंट मान लीजिए, अलग अलग होती है, लेकिन मैं मोबिलिटी को लिख सकता हूँ 1 का टी। तो टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी किसी के लिए भी क्या होती है, घटती है। मेटल के लिए हमेशा टेम्परेचर बढ़ने पर मोबिलिटी डिक्रीज होती है। जरा देखिए मोबिलिटी, अब एक चीज यहाँ पर नोट करके लिखिए कि मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मुकाबले होल्स की ज्यादा तेजी से डिक्रीज होती है। मोबिलिटी फास्टली डिक्रीज होल्स कंपेयर बाय द इलेक्ट्रॉन। देखो पहला देखो भाई, यदि मैं लिखूं कि मोबिलिटी ऑफ होल्स mobility of holes decrease fastly as compare the as compared to mobility of electron as compared to the mobility of electron। होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में टेम्परेचर बढ़ने पर बहुत तेजी से डिक्रीज होती है। दूसरा देखिए, यदि मेरे पास दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं, एक तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, एक होता मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यदि बात कहे कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, किसकी भाई, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की, तो हम उसका डिटरमाइन करेंगे किसके द्वारा। यदि कहता है कि बताइए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को किसके द्वारा डिफाइन करेंगे, तो हॉल इफेक्ट के द्वारा। किसके द्वारा, हॉल इफेक्ट के द्वारा। और यदि कहता है कि माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को किसके द्वारा डिफाइन करेंगे, तो हाइने-शॉकले एक्सपेरिमेंट। हाइने, कौन सा भाई, नाम याद रखना है उसका, हाइने-शॉकले एक्सपेरिमेंट। हाइने-शॉकले एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या काम करेंगे भाई, हम माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को डिटरमाइन करते हैं हाइने-शॉकले एक्सपेरिमेंट द्वारा, हॉल इफेक्ट के द्वारा, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर के द्वारा। अब ग्राफ के द्वारा देखिए कि मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है। मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन क्या होता है, और एक याद देखना है आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। देखिए पहला, मान लीजिए कि ये मेरे पास मोबिलिटी है, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने 3 भागों में डिवाइड कर लिया, एक हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, एक लो इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लो है, यहाँ पर मीडियम है, और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास हाई है। हाई और इसके लिए लगभग में ऐसे माना जाता है कि 10 की पावर 3 और 10 की पावर 5 और इससे ऊपर जितनी भी होती है वह हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में आती है। और मैं यदि कहूँ, देखिए अब मैं इसको कैसे कैसे कर सकता हूँ। देखो जहाँ तक मेरे पास लो और मीडियम के लिए होता है वहाँ तक तो मोबिलिटी एक इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू के लिए बिल्कुल एकदम कांस्टेंट होती है। उसके बाद फिर मीडियम रेंज के लिए घटती है, किसके लिए, मीडियम रेंज के लिए घटती है, यहाँ पर क्या होती है भाई, कांस्टेंट होती है। उसके बाद नॉन लीनियरली डिक्रीज करती है, क्या भाई, नॉन लीनियरली डिक्रीज करती है, प्रीपोर्शनल टू होती है 1/√e। क्या होती है, 1/√e। फिर उसके बाद ऐसे हो जाती है, तो मोबिलिटी प्रीपोर्शनल टू होती है, यहाँ पर भी 1 का क्या हो सकता है भाई, e हो सकता है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए, किसके लिए भाई, वेलोसिटी नहीं, मोबिलिटी बनानी है। मोबिलिटी के लिए क्या हो सकता है, नॉन लीनियरली डिक्रीज। इसका मतलब यह हुआ जैसे जैसे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बढ़ाता जाऊंगा एक रेंज तक तो कांस्टेंट बनी रहेगी मोबिलिटी, लेकिन उसके बाद जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा होगी नॉन लीनियरली डिक्रीज करेगी, और जब मैं एक मीडियम वैल्यू के बाद बढ़ाऊंगा तो बहुत ही तेज़ी से मोबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी और जीरो की तरफ
ट्रांसफर्ड हो जाएगी। अब देखिए यदि मैं कहूँ कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, किसका भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मोबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। यही रेंज मान लीजिए आप, ये वाली लो है और ये वाली हाई है, तो यहाँ तक तो भाई कांस्टेंट होती है, यहाँ नहीं, यहाँ तक तो लीनियरली बढ़ती है। कैसे बढ़ती है, लीनियरली, यहाँ तक कुछ थोड़ा बहुत लीनियरली बढ़ती है और यहाँ पर सैचुरेट हो जाती है। लास्ट में आके क्या हो जाती है भाई, सैचुरेट हो जाती है। यहाँ पर देखो ये मेरे पास है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मोबिलिटी, और मोबिलिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में कैसे बढ़ती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मोबिलिटी, मैंने बोला है इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ तो प्रीपोजिशनल टू होती है किसके भाई, यहाँ पर प्रीपोजिशनल टू होती है ई के, और यहाँ पर हो जाती है सैचुरेट, इसको तो लिख लो भाई सैचुरेट, यहाँ पर हो जाती है लीनियरली, ऐसे लिख लीजिए लीनियरली, रूट में ई, 1 का रूट में ई लिख सकता हूँ, और यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं किसको भाई, प्रीपोजिशनल टू ई के लिख सकता हूँ, प्रीपोजिशनल टू ई के। इतना ध्यान रखिए, यहाँ पर जो बढ़ेगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर बढ़ेगी किसके, लीनियरली, अभी इस तो मैंने लिखे ही नहीं, यहाँ पर हो जाता मेरे पास वी ए और ये मेरे पास हो जाता है ये, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पर तो इंक्रीज होती है कैसा, लीनियरली, यहाँ पर नॉन लीनियरली, और यहाँ पर आकर सैचुरेट हो जाती है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अनुसार एक कांस्टेंट वैल्यू तक ही काम करती है। जब आप मीडियम लो रेंज में होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी उतनी ही कम होगी। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी कम है। जैसे ही ड्रिफ्ट का नाम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे तो क्या नाम है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लीनियर वैल्यू के साथ बढ़ेगी। जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे वैसे वैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, लेकिन एक रेंज के बाद मीडियम रेंज में नॉन लीनियरली बढ़ेगी और उसके बाद फिर सैचुरेट हो जाएगी। तो ये ग्राफ है मेरे पास किसका, एक तो है मोबिलिटी का, एक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, कंपेयर से किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों का कंपैरिजन है। याद रखना है मोबिलिटी क्या होती है, कांस्टेंट हो जाती है एक कंडीशन से, कहाँ तक, लो रीजन में, और उसके ही बाद हाई रीजन में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। उसके बाद नॉन लीनियरली डिक्रीज करती है मीडियम रीजन में, यहाँ पर नॉन लीनियरली इंक्रीज करती है नॉन लीनियर में ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यहाँ पर मोबिलिटी, और उसके बाद हाई रीजन में, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में मोबिलिटी घट जाती है, और यहाँ पर हाई इलेक्ट्रिक रीजन में क्या हो जाता है, सैचुरेट हो जाता है। लेकिन लो इलेक्ट्रिक रीजन में बढ़ती है लीनियरली, किसके रेस्पेक्ट में, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेस्पेक्ट में, क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये आपको याद रखनी है। अब इसके बाद देखिए हाईनेस ऑफ का नाम आइंस्टीन इक्वेशन होती है मेरे पास। इसी में आई ने क्या, थर्मल वोल्टेज की इक्वेशन दी जाती है कि किसी के लिए भी डिफ्यूजन कांस्टेंट और उसकी मोबिलिटी भी, मैंने भी पीछे बताया था कि थर्मल वोल्टेज भी टी के बराबर होता है। यह आपको याद रखना है। किसी भी उसमें डिफ्यूजन कांस्टेंट, क्या भाई, डिफ्यूजन कांस्टेंट और मोबिलिटी उसी के लिए, यदि मैं कहूँ कि डिफ्यूजन कांस्टेंट, यदि डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के लिए है तो मोबिलिटी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ही होनी चाहिए। वो कहलाएगा वी टी के, क्या, किसके बराबर। या फिर मैं कहूँ कि डिफ्यूजन कांस्टेंट मेरे पास प्रोटॉन के लिए, तो मोबिलिटी भी प्रोटॉन के लिए होनी चाहिए। मैं इसे लिख सकता हूँ वी इंटू टी, क्या लिख सकता हूँ भाई, वी इंटू टी लिख सकता हूँ। तो एक मेरे पास dn होता है, एक मेरे पास dp होता है। तो ये मेरे पास डिफ्यूजन कांस्टेंट इलेक्ट्रॉन के लिए, ये मेरे पास डिफ्यूजन कांस्टेंट होल के लिए, ये मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये मोबिलिटी प्रोटॉन के लिए। इन दोनों का रेशो क्या कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, थर्मल वोल्टेज। क्या कहलाता, थर्मल वोल्टेज। आगे देखिए, अब आगे देखिए, एक मेरे पास पॉइंट होता है भाई डिफ्यूजन कांस्टेंट में। यदि मैं इसकी यहाँ पर यूनिट भी लिखूँ, इसमें भाई डिफ्यूजन कांस्टेंट में देखिए, यदि मैं कहूँ कि यहाँ पर डिफ्यूजन कांस्टेंट के लिए मैं वैल्यू लिखूँ कि डिफ्यूजन कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, तो डिफ्यूजन कांस्टेंट को क्या लिख सकता हूँ मैं, मोबिलिटी और इंटू वी टी के लिए। तो वी टी मोबिलिटी के लिए फार्मूला हमने क्या लिखा था, मोबिलिटी के लिए देखो यूनिट क्या निकाली थी, सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड, या मीटर स्क्वायर लिखा था हमने, मीटर स्क्वायर वोल्ट पर सेकंड लिखा था। और वीटी के लिए वोल्टेज क्या हो जाएगा, वी, और इंटू में से काट दूं तो ये मिलेगा मुझे मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये मिलेगा मुझे मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो डिफ्यूजन कांस्टेंट के लिए आप यहाँ से यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे देखिए, मेरे पास होता है एक भाई डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस देखिए क्या होता, डिफ्यूजन प्रोसेस
डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, यह एक सेल्फ मूवमेंट होता है। देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस होता है, इट इज द सेल्फ मूवमेंट टू इलेक्ट्रॉन टू high concentration, the electron high concentration to the low concentration to electron high concentration to low concentration की तरफ, इलेक्ट्रॉन का हाई कंसंट्रेशन की तरफ, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन बहुत ही हाई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की हाई कंसंट्रेशन है, या इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी की भी मान लीजिए यहाँ पर जो है लो कंसंट्रेशन है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को हाई कंसंट्रेशन में लो कंसंट्रेशन की तरफ सेल्फ मूवमेंट क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। क्या कहलाता है, डिफ्यूजन प्रोसेस। जो इलेक्ट्रॉन जहाँ से जहाँ तक चलता है उसको बोला जाता है डिफ्यूजन लेंथ। इस लेंथ को बोला जाता है डिफ्यूजन लेंथ। क्या बोला जाता है, डिफ्यूजन लेंथ। इसको बोला जाता है डिफ्यूजन लेंथ बोला जाता है। और डिफ्यूजन लेंथ का फार्मूला होता है L बराबर हम लिखते हैं भाई रूट में D इंटू जीटा। क्या लिखते हैं, D इंटू जीटा। और L बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, D इंटू जीटा। D क्या है यहाँ पे, डिफ्यूजन कांस्टेंट। D क्या है भाई, डिफ्यूजन कांस्टेंट। और जीटा क्या है यहाँ पे, कैरियर लाइफ टाइम। जीटा क्या है, कैरियर लाइफ टाइम। और मेरे पास क्या है, डी क्या है, डिफ्यूजन कांस्टेंट। और एल क्या है, डिफ्यूजन लेंथ। ये आपको याद रखना है। और हम जो डिफ्यूजन कांस्टेंट डी जो मेजर करते हैं वह हाइने-शॉकले एक्सपेरिमेंट के द्वारा निकालते हैं। डिफ्यूजन कांस्टेंट पूछा जाए तो हाइने-शॉकले एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा, शॉकले एक्सपेरिमेंट के द्वारा क्या करते हैं भाई, हम इसको कैलकुलेट करते हैं। हाइने-शॉकले एक्सपेरिमेंट द्वारा डिफ्यूजन कांस्टेंट को पता लगाते हैं। अब जरा देखिए, अब हम टॉपिक पढ़ते हैं आगे रेसिस्टिविटी का। एक हमारे पास टॉपिक होता है, हटा देते हैं भाई इसको। अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे रेसिस्टिविटी का। देखिए पहला ध्यान से देखिए, मैं जानता हूं रेसिस्टिविटी के लिए, पहले रेसिस्टेंस के लिए फार्मूला देखिए, R बराबर कितना लिख सकता हूँ, रो इंटू एल अपॉन का। ठीक, मुझे लिखना है क्या है, रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी के लिए बराबर कितना लिख सकता हूँ मैं, आर ए अपॉन का एल। यूनिट कितनी लिखता हूँ इसकी, ओम पर मीटर। रेसिस्टिविटी के लिए यूनिट कितनी होती है भाई, ओम पर मीटर। या फिर जरा ध्यान से देखिए, यदि मैंने लिखा है ये रेसिस्टिविटी को मैंने कितना लिखा है, ओम पर मीटर। ओम पर मीटर को क्या मैं मोहो पर मीटर भी तो लिख सकता हूँ, मोहो को मैं साइमन पर मीटर भी तो लिख सकता हूँ। ये तीनों यूनिट आपको इसकी याद रखनी है। कितना लिख सकता हूँ मैं इसको, साइमन पर मीटर भी लिखा जा सकता है, मोहो पर मीटर भी लिखा जा सकता है, या ओम इंटू मीटर भी लिखा जा सकता है। अब यदि मैं कहूँ, देखिए कि मेरे पास एक होती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम दिखाते हैं किससे, सिग्मा से। तो कंडक्टिविटी को लिख सकता हूँ मैं 1 अपॉन का रेसिस्टिविटी। 1 अपॉन रेसिस्टिविटी का फार्मूला होता है ओम इंटू मीटर। इसको लिख सकता हूँ मैं, इसी को भाई, इसी को। अब जरा ये मैंने यार देखिए जरा, अब इसी को देखिए, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 1 अपॉन का मेरे पास कितना है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ओम पर मीटर। कितना लिख सकता हूँ मैं, ओम, ऐसे लिखिए जी, ओम इनवर्स पर मीटर लिख सकता हूँ। कितना लिख सकता हूँ मैं, ओम पर मीटर इनवर्स। या इसको लिख सकता हूँ मोहो पर इनवर्स, मोहो पर मीटर लिख सकता हूँ। मोहो को कितना लिख सकता हूँ, साइमन पर मीटर लिखा जा सकता है। मोहो को क्या लिखा जा सकता है भाई, साइमन पर मीटर। ये किसकी होती है, कंडक्टिविटी की। वो गलत लिख गया, ये किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। किसकी होती है, कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। कौन कौन सी, मोहो इनवर्स पर मीटर, या ओम पर इनवर्स पर मीटर, मोहो पर मीटर, या साइमन पर मीटर। किसकी यूनिट होती है, कंडक्टिविटी की। अब आपको कंडक्टिविटी का एक फार्मूला याद रखना है। कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको याद रखना है, एक तो होता है मोबिलिटी,
या एक होता है कंसंट्रेशन मोबिलिटी, और कंसंट्रेशन का मल्टीप्लिकेशन और चार्ज का मल्टीप्लिकेशन क्या कहलाता है भाई, मोबिलिटी क्या कहलाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसी के ऊपर हम आगे सभी चीजों को चर्चा करेंगे। देखिए एन यहाँ पर नीचे ये क्या है मेरे पास, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन क्या है भाई, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर, जिस भी आप चार्ज कैरियर्स को यूज कर रहे हैं, क्या है भाई, चार्ज कैरियर, कंसंट्रेशन ऑफ चार्ज कैरियर। क्यों क्या है, यहाँ पर चार्ज होता है, क्यों क्या होता है भाई, यहाँ पर चार्ज होता है, और ये मेरे पास होती है भाई मोबिलिटी, क्या होती है, मोबिलिटी, क्या होती है, मोबिलिटी। अब ये मेरे पास मोबिलिटी है। चार्ज आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखो, प्रोटॉन के लिए लिखो, वही है 1.6 और इंटू 10⁻⁻⁻⁰ ये प्रोटॉन के लिए, और यदि आप लिखोगे इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6×10⁻⁻⁰ कूलाम, कितना लिख सकता हूँ, माइनस का 1.6×10⁻⁻⁰ कूलाम। अब यदि यह मैं कहता हूँ कि मेरे पास कंडक्टिविटी है, देखो यदि आप कंडक्टिविटी किसके लिए लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए। मैंने कहा है कि कंडक्टिविटी यदि मैं इलेक्ट्रॉन के लिए लिखूं, तो मान लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को मैं एन से रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, एन से, तो इलेक्ट्रॉन के लिए भाई, इलेक्ट्रॉन के लिए चार्ज तो मेरे पास वही रहेगा। कंसंट्रेशन हमें मालूम है कि कंसंट्रेशन हमें जौन सी भी हो सकती है वो हमारे ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन मोबिलिटी आपको याद रखनी है, मोबिलिटी किसकी लेनी है, हमें इलेक्ट्रॉन की लेनी है। इसी प्रकार कंसंट्रेशन यदि मैं किसको लूँ भाई, इसके लिए कंडक्टिविटी किसके लिए लूँ, प्रोटॉन के लिए, तो चार्ज मेरे पास वही है, ये कंसंट्रेशन है, और ये मेरे पास किसके लिए है, पी। मैं लिख सकता हूँ यहाँ से मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन, यहाँ पर लिख सकता हूँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास किसके लिए कंडक्टिविटी है, ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए भाई, ये इलेक्ट्रॉन के लिए। ये मेरे पास किसके लिए है, प्रोटॉन के लिए, किसके लिए है भाई, ये प्रोटॉन के लिए। ये मेरे पास है इलेक्ट्रॉन के लिए कंडक्टिविटी, ये मेरे पास है प्रोटॉन के लिए कंडक्टिविटी। यदि मैं कहूँ कि ये मेरे पास यदि कंडक्टिविटी है, तो रेसिस्टिविटी का इसकी रेंज में फार्मूला क्या बनेगा, 1 का कितना लिख सकता हूँ मैं, कंडक्टिविटी और इंटू कंसंट्रेशन और इंटू चार्ज, कितना लिख सकता हूँ, 1 का कन में मोबिलिटी। और जिसके लिए भी वो बूझ रहा है, यदि कहे कि इलेक्ट्रॉन की रेसिस्टिविटी कितनी हो सकती है, तो रेसिस्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर 1 का कितना लिख सकता हूँ, इसको जू का तो इसको लिखिए, इकोनॉमिक मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मेरे पास कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू चार्ज। ऐसी में कंडक्टिविटी किसके लिए, रेसिस्टिविटी किसके लिए लिख सकता हूँ, पी के, प्रोटॉन के लिए, तो 1 का इसके लिए लिखो मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और इनटू कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज। तो ये मेरे पास हो सकता है भाई इसके लिए, प्रोटॉन के लिए और इलेक्ट्रॉन के लिए अलग अलग। अब मैं यदि कहूँ कि सेमीकंडक्टर के लिए बताइए कंडक्टिविटी कितनी होगी, तो कंडक्टर के लिए देखो, कंडक्टर में करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होएगा या फिर होल्स के द्वारा होगा। यदि कंडक्टर के द्वारा होता है तो कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी का एक फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन भाई सेमीकंडक्टर में दोनों के द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा करंट फ्लो होती है। तो यदि बूझे कि, देखिए मैं ऊपर से इसको हटा रहा हूं, कंडक्टिविटी यदि बूझे, पहले आप देखिए, यदि बूझता है वो किसके लिए भाई, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी, फॉर कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर, किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी कितना लिखूंगा मैं, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए, इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। देखिए तो मैं लिख सकता हूँ इसको मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू कंसंट्रेशन और इनटू क्यू, और प्लस का मैं इसको लिख सकता हूँ और इनटू पी। अब यदि देखिए मैं इसको कॉमन करूं, कंडक्टिविटी यदि मैं कॉमन करके लिखता हूं तो कितना लिख सकता हूं मैं, कंसंट्रेशन को तो देखो मैं वही कर नहीं सकता क्योंकि कंसंट्रेशन मुझे पता नहीं है। यदि मेरे पास ये मोबिलिटी मेरे पास पता नहीं है, कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की दोनों की एक भी हो सकती है, तो कंसंट्रेशन बाहर कर सकता हूँ मैं, चार्ज भी दोनों का सेम हो सकता, तो मोबिलिटी दोनों की अलग अलग होती है। अभी मैंने मोबिलिटी का फार्मूला लिखवाया था, तो इसीलिए मोबिलिटी को हमने एक ब्रैकेट में कन्वर्ट कर लिया, और हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर के लिए जो कंडक्टिविटी होती है क्या होती है, कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज, और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के लिए और प्रोटॉन के लिए। यदि मैं रेसिस्टिविटी निकालूं तो रेसिस्टिविटी कितनी हो जाएगी, 1 का
कंडक्टिविटी बराबर कितना लिख सकता हूँ 1 अपॉन का कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और इनटू इसे लिख सकता हूँ Qn और प्लस का इकोनॉमिक कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिविटी प्रोटॉन, या फिर आप इस पूरे को लिख दीजिए 1 अपॉन का कंडक्टिविटी किसके लिए, वो कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन के लिए और इनटू कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और प्लस का कंडक्टिविटी प्रोटॉन और इनटू कंसंट्रेशन और इनटू P, ये मैं लिख सकता हूँ भाई किसके लिए, सेमीकंडक्टर के लिए। तो ये भाई ये आपको याद रखने हैं सभी के सभी। अब आगे देखिए, एक मेरे पास होता है पॉइंट ऑफ लो। पॉइंट ऑफ लो इस बात को कहता है, वो करंट डेंसिटी के बारे में बताता है। पहली बात तो ये कि पॉइंट ऑफ लो किसके बारे में बताता है, कंडक्टिविटी के बारे में बताता है, करंट डेंसिटी के बारे में बताता है। जैसे कि करंट डेंसिटी आप पढ़ते हो कि J बराबर हमारे पास होता है I अपॉन का A। फार्मूला कितना लिखते हैं भाई, हम इसकी यूनिट लिखते हैं एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ऐसी एक होता है मेरे पास पॉइंट ऑफ लो, जिसको बोलता हूँ मैं पॉइंट ऑफ लो। पॉइंट ऑफ लो के लिए फार्मूला होता है, किसके लिए होता है, वो भी कंडक्टिविटी, इसके लिए डेंसिटी के लिए ही होता है। किसके लिए होता है, करंट डेंसिटी के लिए ही होता है। तो करंट डेंसिटी के लिए पॉइंट ऑफ लो का फार्मूला होता है कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यहीं पर लिख सकता हूं मैं डेंसिटी के लिए फार्मूला कंडक्टिविटी और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और यूनिट भी इसकी यही होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। कितनी होती है, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ये होता है पॉइंट ऑफ लो करंट डेंसिटी के लिए, किसी भी डेंसिटी के लिए निकालें, लेकिन हम अभी यूज कर रहे हैं करंट डेंसिटी के लिए। तो कितना लिख सकता हूँ मैं, कंडक्टिविटी और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जरा देखिए, मैं यदि इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पर वैल्यू रखूँ तो J बराबर में कितना लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी तो भाई मेरे पास कितनी निकाली थी मैंने अभी, कंडक्टिविटी किसी भी मेटल के लिए, तो कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज, कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और इनटू मोबिलिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड किसी के लिए यदि मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन के यूज करने में, अभी ई लिख दिया मैंने ये पूरा, तो किसी भी उसके लिए मोबिलिटी, देखियो कंसंट्रेशन, चार्ज, मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कहलाता है, करंट या उसके लिए डेंसिटी। होल्स के लिए भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉन के लिए भी हो सकती है, प्रोटॉन के लिए भी हो सकती है। यदि मैं डेंसिटी निकालूं किसके लिए, डेंसिटी यदि मैं निकालता हूं प्रोटॉन के लिए, तो आपको फार्मूला वही लगाना है, कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और मोबिलिटी P और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि मैं करंट डेंसिटी निकालना चाहता हूँ किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो कंसंट्रेशन और इनटू Q और इनटू E और इनटू मैं लिख सकता हूँ इसको भाई किसके लिए, न्यूट्रॉन के लिए और इनटू E। तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन के लिए, कंसंट्रेशन करंट डेंसिटी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, ये करंट डेंसिटी प्रोटॉन के लिए। तो ये मेरे पास कंसंट्रेशन है, ये चार्ज है, और ये मेरे पास मोबिलिटी है इलेक्ट्रॉन के लिए, ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये मेरे पास है डेंसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये डेंसिटी है प्रोटॉन के लिए। यदि मैं टोटल डेंसिटी निकालूं किसमें भाई, उसमें सेमीकंडक्टर में, टोटल डेंसिटी के लिए फार्मूला बनेगा J बराबर, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना लिख सकता हूँ मैं, कंसंट्रेशन और इनटू चार्ज और इनटू मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू कंसंट्रेशन, फिर वही और चार्ज और इनटू लिख सकता हूँ मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि देखो इसमें क्या क्या कॉमन हो सकता है, इसमें भाई कॉमन हो सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉमन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही आप कॉमन कर लीजिए। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ही माने, तो कंसंट्रेशन लिख सकता हूँ मैं, इनटू Q लिख सकता हूँ और इनटू P और प्लस का कंसंट्रेशन और इनटू P और इनटू Q इनटू N। तो मैं इसको लिख सकता हूँ E बाहर करके ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो ये मेरे पास करंट डेंसिटी, रेसिस्टिविटी और आदि सभी के लिए फार्मूले हैं जो आपको याद रखने हैं। अब देखिए डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और डेंसिटी कह रहा हूँ भाई, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग होती है और प्रोटॉनों के लिए भाई अलग होती है। ऐसी ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी भी इलेक्ट्रॉनों के लिए अलग होती है और प्रोटॉनों के लिए भी अलग होती है। तो पहले मैं कहता हूँ कि मेरे पास है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी,
इन सेमीकंडक्टर, हम सेमीकंडक्टर में देखना चाहते हैं कि डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, देखिए एक मेरे पास होती है डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, और एक मेरे पास होती है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। दूसरी हम लिखेंगे ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। कौन सी होती है? डिफ्यूजन करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। और ये मेरे पास होती है भाई डिफ्यूजन करंट डेंसिटी। ये मेरे पास एक इलेक्ट्रॉनों के लिए होती है और एक प्रोटॉनों के लिए होती है। यदि मैं कहूँ जे डिफ्यूजन किसके लिए भाई? इलेक्ट्रॉन के लिए। जे डिफ्यूजन किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। फार्मूला होता है Q इंटू और डी एन, और इंटू मैं लिख सकता हूँ इसको भाई डी एन एक्स, और बटे लिख सकता हूँ मैं इसको डी एक्स। कितना लिख सकता हूँ? डी एक्स डी एन लिखिए, क्योंकि हम कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में निकालने हैं। यदि मैं कहूँ कि जे डिफ्यूजन ऑफ होल्स किसके लिए? यदि आप होल्स के लिए लिखोगे जे डिफ्यूजन, तो फार्मूला लिखोगे आपका क्यू और इंटू यहाँ पर डीपी और इंटू डी एन एक्स और अपॉन का डी कंसंट्रेशन। तो ये आपको याद रखनी है। ये डिफ्यूजन कांस्टेंट और इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग होती है, और ये मेरे पास किस में होती है भाई? माइनस में होती है। होल्स के लिए डिफ्यूजन करंट डेंसिटी माइनस में रिप्रेजेंटेशन देते हैं। और यदि मैं कहूँ कि ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी वही है जो अप्लाइड वोल्टेज के कारण होती है। अप्लाइड वोल्टेज के कारण जो डेंसिटी जनरेट होती है उसी को बोला जाता है ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी। फार्मूला होता है उसका मोबिलिटी और इंटू चार्ज, और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और इंटू होता है चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन और इलेक्ट्रिक, यदि मैं कहूँ कि मेरे पास किसके लिए है? यदि मैं कहता हूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन के लिए है। किसके लिए? इलेक्ट्रॉन के लिए। तो आप क्या करोगे? मोबिलिटी लोगे इलेक्ट्रॉन की। लेकिन यदि कहता हूँ मैं प्रोटॉन के लिए है, तो मोबिलिटी लो प्रोटॉन के लिए, और चार्ज और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू कंसंट्रेशन। ये आपको याद रखनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन के लिए, ये प्रोटॉन के लिए। ये किसके लिए? वह इलेक्ट्रॉन के लिए, और ये प्रोटॉन के लिए। देखिए ये क्या है? डी एन एक्स और अपॉन का डी एक्स, ये है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डी एन एक्स और अपॉन का डी एक्स क्या है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी कितनी होती है? ये, और ड्रिफ्ट करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों के लिए है, इलेक्ट्रॉनों के लिए है। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी याद रखना है हमेशा ही। डिफ्यूजन करंट डेंसिटी क्या होती है? प्रोटॉनों के लिए माइनस में होती है और इलेक्ट्रॉनों के लिए भाई प्लस में होती है। यदि आप कहो कि टोटल करंट डेंसिटी कितनी होगी इलेक्ट्रॉनों की, टोटल करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों की लिखोगे तो टोटल करंट डेंसिटी जे बराबर टोटल करंट डेंसिटी इलेक्ट्रॉनों के लिए, तो ये वाली इलेक्ट्रॉन करंट डेंसिटी डिफ्यूजन क्यू और इंटू डी एन और डी एन एक्स और बटे डी एन, ये कंसंट्रेशन, और प्लस का लिख सकता हूँ मैं मोबिलिटी ऑफ एन, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के लिए मैंने एन रिप्रेजेंटेशन में दिया है, और चार्ज और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू कंसंट्रेशन। ये मेरे पास होती है किसके लिए भाई? इलेक्ट्रॉनों के लिए। यदि प्रोटॉनों के लिए पूछे तो मैं इसको पहले लिख लीजिए। ये मेरे पास हो सकती है मोबिलिटी ऑफ प्रोटॉन और इंटू चार्ज और इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटू कंसंट्रेशन माइनस का क्यू, और इंटू मैं लिख सकता हूँ इसको डीपी और इंटू डी एन और बटे डी एन एक्स और अपॉन का डीपी। ये मेरे पास क्या होती है? टोटल करंट डेंसिटी किसके लिए? प्रोटॉन के लिए। ये मेरे पास होती है इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये फार्मूले आपको याद रखने हैं भाई। किसके लिए? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए या करंट डेंसिटी के लिए। करंट डेंसिटी और दोनों के लिए आपको याद रखने हैं, ड्रिफ्ट के लिए भी और डिफ्यूजन के लिए भी। आगे देखिए, अब हम पढ़ते हैं भाई मेटल को, जैसे कि कंडक्टर। पहला मैटर पढ़ते हैं हम कंडक्टर।